Very good morning. Everybody is welcome in everyone's class. Once again हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं अपने सिलेबस को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एलिजाबेथन पोइट्री पर बात किया था और एलिजाबेथन पोइट्री में हमने खास करके जो दो हमारे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, राइटर्स नहीं पोएट्स हैं, एडमंड डिस्पेंसर की हमने बात करी, उनके वर्क्स की, एपिथालमियन की, उनके सोनेट के सीक्वेंस की, अमोडिटी की, और फिर हमने उनकी स्पेंसियन स्टैंजा, फेरी क्वीन की बात किया। और ये भी हमने बात किया कि फिर सर फिलिप सिडनी की डेथ पर एलिजी किसने लिखी थी, तो वो भी क्वेश्चन हो गया था। क्लियर। फिर हम फिलिप सिडनी पर आए। फिलिप सिडनी का जो रोमांस था, जो उनका सोनेट सीक्वेंस है, हमने सोनेट सीक्वेंस की चर्चा करी कि टोटल कितने सोनेट्स हैं और उनकी बिलवेड कौन थी और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला का नाम क्या था। इस पर भी हमने कल डिटेल में बात कर लिया था। फिर उनका जो है ट्रिटीज, जो क्रिटिकल ट्रिटीज थी, जो पोएट्री पर उनका डिफेंस ऑफ पोएजी है, जिसको पॉलिसी फॉर पोएट्री भी कहा जाता है, किसके रिस्पांस में उन्होंने लिखा था, हमने इसकी भी बात कर लिया था। और उसके साथ साथ हमने बात कर लिया था कि फिलिप सिडनी के साथ साथ पीबी शैली की भी, जिन्होंने भी एक ट्रिटीज लिखी थी ऑन द सेम टॉपिक और सेम टाइटल भी, द डिफेंस ऑफ पोएट्री। हम वहां तक भी कल पहुंच गए थे। आज हम अपनी क्लास में बात करने चल रहे हैं एलिजाबेथन ड्रामा की। राइट। सृष्टि जान, प्रेरणा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग प्रेरणा, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू वुड बी एंजॉयिंग दिस प्लेजेंट सेशन, प्लेजेंट वेदर एज वेल। मजा आ रहा होगा आपको। आइए बात करते हैं आज हम ड्रामा बिफोर शेक्सपियर की, या प्रीडिसेसर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा की बात करते हैं। ड्रामा बिफोर शेक्सपियर की बात करते हैं। ड्रामा की ओरिजिन कहाँ है ये भी हमने आपको बता दिया था, और ये भी बताया है आपको कि पूरा का पूरा लिटरेचर की जो ओरिजिन है, सबकी ओरिजिन जो है वो रिलीजन में है, लिटर्जिकल चीजों में है, गॉस्पेल्स में है, और गॉड और गॉडेसेस के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ड्रामा जो बेसिकली बिगिन हुआ था, जिसके बारे में हमने क्लासिकल लिटरेचर जब ग्रीक शुरू किया था तो अभी बताया था कि डायनिसस के ऑनर में ही सबसे पहले ड्रामा शुरू हुआ था। और डायनिसस कौन था? डायनिसस वाज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ प्रोडक्शन, गॉड ऑफ सेक्स, गॉड ऑफ एक्साइटमेंट, और गॉड ऑफ जो है सेक्स कह लीजिए, उस सब का गॉड था वो। क्लियर। तो जब वो इस सब का गॉड था, इसी के ऑनर में ग्रीक पीपल यूज टू सिंग सॉन्ग्स, कोरल सॉन्ग्स गाया करते थे, और उस कोरल सॉन्ग को बाद में जो है ड्रामा का रूप दे दिया गया ग्रीक में। जब ये ड्रामा, मेडिवल ड्रामा जिसको हम कहते हैं, जो मेडिवल एज में शुरू हुआ था, 12th to 15th सेंचुरी के बीच, हम अब इंग्लिश ड्रामा की बात कर रहे हैं, ये ग्रीक ड्रामा था। डायोनिसस के ऑनर में आज है बलि दी जाती थी गोट की, तो ट्रागोडिया बना था। आई होप यू ऑल रिमेंबर दोज पॉइंट्स। आइए, तो जब हम मेडिवल ड्रामा की बात करते हैं, सृष्टि जैन जी आप क्यों परेशान हैं कि वी आर लेफ्ट विद गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है, और वी आर नॉट डन अवे विद सिलेबस। अभी हमारा सिलेबस भी बाकी ही है, अभी हम चल ही रहे हैं। आप उसका बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वो थ्योरेटिकल के मीडियम से या जो है ऑब्जेक्टिव के मीडियम से आप तक उनके भी क्वेश्चंस पहुंचेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। शो योर कंप्लीट फेथ इन अध्ययन मंत्रा इन मी। राइट। डोंट पैनिक और डोंट क्रिएट पैनिक। क्लियर। आई एम विद यू एंड आई एम विद यू टिल द कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। राइट। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। श्वेता सिंह जी को गुड मॉर्निंग। जिसको हम मेडिवल ड्रामा पर आइए, जिसको हम मेडिवल ड्रामा कहते हैं, और मेडिवल ड्रामा 12th to 15th सेंचुरी के बीच का ड्रामा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12th to 15th सेंचुरी को तो डार्क एजेस कहा जाता है, तो डार्क एज में ड्रामा कैसे डेवलप हो गया? अब दूसरी चीज आप ये जान लीजिए, जितना डार्क एज का मतलब क्या है ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। डार्क एज का मतलब होता है इरेशनैलिटी। डार्क एज का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ट्रू माइंड।
डार्क एज का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, और जितना डार्कनेस होगा, जितना इंटेलिजेंस की कमी होगी, जितना इरेशनैलिटी होगी, रिलीजन उतना ही फ्लरिश करेगा। ये बिल्कुल डेड श्योर है और आप सब इस बात को जानते हैं। और जैसे जैसे रेशनैलिटी डेवलप होना शुरू करती है, इंटेलिजेंस आदमी में आता जाता है, वैसे वैसे हर चीज पर वो आर्ग्यू करना शुरू करता है और आर्ग्यूमेंट के बाद ही कोई कंक्लूजन निकालता है, और तब वो गॉड में भी भरोसा करता है। और खास करके इंडियन, जिनको आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन कहा है अमर्त्य सेन जी ने। क्लियर? तो वो जो डार्क एज था वो चर्च का बिल्कुल कह लीजिए प्राइम पीरियड था। इतने सारे करप्शंस आए चर्च में कि फिर एक पूरा मूवमेंट शुरू होता है रेनेसांस के साथ साथ, जिसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। और रिफॉर्मेशन तब से शुरू होकर के और आज तक चल ही रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां रिलीजन जो है में होती ही रहती हैं। रिलीजन वो कम होता है, वो एक्चुअली डिसबिलीफ ज्यादा हो जाता है, राइट? सुपर नेचुरलिटी ज्यादा हो जाती है और लोग बाबा राम रहीम और आशाराम बापू में बेभरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो उसको रिफॉर्म करना ही रिफॉर्मेशन कहा जाता है। चर्च ने क्या काम किया था इन द मिडिवल पीरियड? चर्च उस समय क्या हुआ था, पीपल वर नॉट एज मच लिटरेट एज दे आर टुडे, तो टू कन्वे देयर मैसेज, टू जो है टेल देम द स्टोरी ऑफ द बाइबल, टू स्टोरी ऑफ द क्राइस्ट, द गॉस्पेल्स ऑफ द बाइबल टू द कॉमन पीपल। चर्च ने जो है छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज करी, पहले विद इन द चर्च और उसके बाद इन द चर्च यार्ड, और उसके बाद वो चर्च से बाहर गए। तो वो जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज होती थी किसी पार्टिकुलर फेस्टिवल के अराउंड, उनको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता था। एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसका नाम था फेस्टिवल ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, और उसमें जो है छोटे छोटे प्लेस परफॉर्म होते थे। कौन परफॉर्म करता था? रिलीजियस पीपल, वही जो चर्च के लोग हुआ करते थे, जिनको अमेच्योर एक्टर कहा जाता था। दे यूज्ड टू परफॉर्म द स्टोरीज ऑफ द बाइबल, द स्टोरीज ऑफ द गॉस्पेल्स, द स्टोरीज रिलेटेड टू बर्थ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ड्रामा की बिगिनिंग बिल्कुल वहां से मानी जाती है, और वहीं से हम आगे शुरू करते हैं कि कैसे कैसे ड्रामा डेवलप होता है। द ड्रामा अरोज इन इंग्लैंड एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कैथोलिक कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द अटेम्प्ट्स ऑफ द क्लर्जी। जो क्लर्जी होते थे, जो चर्च के लोग होते थे, उन्हीं को क्लर्जी कहा जाता था, और उन्हीं का खास करके अटेम्प्ट हुआ था, उन्हीं का अटेम्प्ट था ड्रामा। और किस लिए होता था? टू टीच द मासेज, मासेज को टीच करना, मासेज को पढ़ाना। क्या पढ़ाना मासेज को? अबाउट द बाइबल, अबाउट द स्क्रिप्चर्स। क्लियर? तो अबाउट द स्क्रिप्चर्स, अबाउट द बाइबल से चीजें शुरू होती हैं। द प्लेस वर बेसिकली इन लैटिन, लैटिन प्लेस हुआ करते थे। सब्जेक्ट जो है उनका वो लिटर्जी का हुआ करते था, एंड एक्टर्स जो हुआ करते थे वो क्लर्जी हुआ करते थे। तो ये तीन चीज आप रखेंगे दिमाग में अपने। ठीक, प्लेस जो है वो लैटिन में हुआ करते थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लिटर्जिकल थीम पर हुआ करते थे। और पॉइंट नंबर 3 पर आपको क्या बताया? परफॉर्मर्स जो होते थे वो चर्च के लोग होते थे, जिनको क्लर्जी कहा जाता था, और ये लोग टू टीच द मासेस द स्टोरीज ऑफ द बाइबल, जो है ये परफॉर्मेंस शुरू हुई थी। और इसलिए इन प्लेस को, जो बिगिनिंग के प्लेस थे, इनको स्क्रिप्चरल प्लेस भी कहा जाता था, क्योंकि बाइबल इटसेल्फ एक जो है स्क्रिप्चर है, और वहीं से इनकी स्टोरी डिड्यूस होती थी, वहीं से इनकी स्टोरीज ली जाती थी। लैटिन जो है सच स्क्रिप्चरल प्लेस इन लैटिन आर नोन टू हैव बीन परफॉर्म as early as 12th century, राइट? 12th सेंचुरी में ही वो परफॉर्म हुआ करते थे। 12th से 14th सेंचुरी तक ऐसे ही प्लेस परफॉर्म हुए हैं। सम डीलिंग विद द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड सम डीलिंग विद द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लियर? जीसस क्राइस्ट के लाइफ से रिलेटेड हुआ करते थे। तो डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स मेड बिटवीन जो दो बिगिनिंग के प्लेस आए, उनको मिस्ट्री प्लेस और मिराकल प्लेस कहा गया। मिस्ट्री प्लेस और मिराकल प्लेस उनको कहा जाता था। मिस्ट्री और मिराकल में क्या है? थोड़ा थोड़ा अंतर भी है मिस्ट्री में भी और मिराकल में भी।
मिस्ट्री प्लेस कौन होते थे और मिराकल प्लेस कौन होते थे? जो क्राइस्ट की लाइफ से डील करते थे उनको मिस्ट्री प्लेस कहा जाता था। मिस्ट्री प्लेस डील विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और जो मिराकल प्लेस होते थे दे डील विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स। जो सेंट्स उनके हुआ करते थे उनके लाइफ से डील करते थे, उनको मिराकल प्लेस कहा जाता था, और मिस्ट्री प्लेस कहा जाता था उनको जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ से डील करते थे। ऐसा इंग्लैंड में कहा जाता था, फ्रांस में दोनों को ही मिराकल प्लेस कहा जाता था। राइट, फ्रांस में दोनों को ही मिराकल प्लेस कहा जाता था। इन्हीं मिराकल प्लेस को बाद में सेंट्स प्ले के भी नाम से जाना गया है। राइट, मिराकल प्लेस को सेंट्स प्लेस के नाम से भी जाना गया है। दे परफॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस एंड द फाइनल परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द चर्च। अच्छा जी ऋषु जी, क्लियर? तो डील विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स और डील विद द लाइव्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। द कंप्लीट, और फिर इनकी एक पूरी साइकिल होती थी। हमने आपको बताया कि वो नुक्कड़ नाटक की तरह परफॉर्म करते थे, तो नुक्कड़ नाटक के लिए जो है अलग अलग अमेच्योर एक्टर्स का ग्रुप बना था। अब पहले तो वो चर्च के अंदर होते थे, और जब वो एकोमोडेट नहीं कर पाए कॉमन लोगों को विद इन द चर्च, तो वो टाउन में चले गए। टाउन में उनकी परफॉर्मेंस होने लगी, और जैसे जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म डेवलप होता है, वो हावी होता जाता है, वैसे वैसे इनकी डिमांड जो है घटती जाती है, और ये पूरी तरीके से कह लीजिए कि एक्सटिंक्शन पर आ जाते हैं। एक टाइम ऐसा भी होता है। द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्लेस was spread over several days, कई दिनों तक जो है उनकी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। Each guild or trade union of the town made itself responsible for the production of the place appropriate to it. Right, अपने अपने हिसाब से जो है वो उसको परफॉर्म करवाते रहते थे। The miracles were well established by the 15th century and were very popular. और 4 साइकिल्स ऑफ द मिराकल प्लेस जो थी बिसाइड माइनर वंस हैव बीन प्रेजेंटेड, और उनके नाम है साइकिल्स ऑफ यॉर्क, साइकिल ऑफ चेस्टर, साइकिल ऑफ जो है कवेंट्री एंड वेकफील्ड। साइकिल्स ऑफ वेकफील्ड को ही टाउनली साइकिल्स टाउनली प्लेस भी कहा जाता है। साइकिल क्या होते थे? साइकिल एक ग्रुप ऑफ प्लेस होते थे, और ग्रुप ऑफ प्लेस यॉर्क के लोग परफॉर्म करते थे यॉर्क में, तो साइकिल ऑफ यॉर्क है। चेस्टर फील्ड के लोग हुआ करते थे तो वो साइकिल ऑफ चेस्टर है, और कवेंट्री के लोग हुआ करते थे तो साइकिल ऑफ जो है कवेंट्री है, और वेकफील्ड के लोग जो हुआ करते थे वो क्या है? वो साइकिल ऑफ वेकफील्ड है। तो ये साइकिल का मतलब ही होता है कि कई सारे प्लेस की साइकिल होती थी, एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म देम रिपीटेडली, उनको परफॉर्म किया करते थे। वेकफील्ड को टाउनली जो है प्लेस भी कहा जाता है। इस 4 में जो सबसे बड़ी साइकिल थी वो यॉर्क की थी, और जिसमें टोटल 48 प्लेस थे। राइट, यॉर्क साइकिल में टोटल 48 प्लेस थे, और ये सबसे बड़ी साइकिल थी। एक क्वेश्चन पेपर में इस पर भी आपके बनेगा कि
which of the following is not a cycle of plays performed in the middle ages, right? इनमें से कौन सी एक है जो मिडिल एजेस की साइकिल नहीं है? तो यॉर्क, चेस्टर, कवेंट्री, वेकफील्ड, इनमें से 3 ऑप्शन में दिया होगा और एक ऑप्शन में कुछ और ही दे दिया जाएगा। तो आप उस एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करिएगा कि कहाँ के लोग प्ले परफॉर्म नहीं करते थे और कहाँ के करते थे। एक क्वेश्चन ये बनता है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेज किसमें थे? तो उसका उत्तर आप क्या लगा देंगे कि यॉर्क साइकिल ऐसी थी जिसमें 48 प्लेज थे, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेज इंक्लूड थे। राइट, तो ये मिडिल एजेस की स्टोरी है जब की प्लेज बिल्कुल शुरू ही हुए थे। राइट, दीज प्लेज बाय अननोन ऑथर्स आर रिटन इन स्टेंजास ऑफ डॉगरेल वर्स। डॉगरेल वर्स किसने शुरू किया था? डॉगरेल वर्स तो आपको मैंने भी बताया था कि जॉन स्केल्टन का है। उसी समय ये प्लेज शुरू हुए थे। डॉगरेल वर्स में किसने लिखा ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, दे आर अननोन प्लेज, राइट, बट दे वर परफॉर्म्ड रिपीटेडली। इतनी बात बिल्कुल कंफर्म है। और जब भी किसी चीज की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, तो हमें उनके राइटर्स के नाम, ऑथर्स के नाम पता नहीं होते। और इसलिए नहीं पता होते क्योंकि दे वर नॉट रिटन फॉर द राइटर बट दे वर रिटन फॉर द ऑडियंस, दे वर रिटन फॉर द परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के लिए उनको कोई भी लिख सकता है। जी पूजा शर्मा जी ने लिखा है टीजीटी में इतना डीप से क्वेश्चन आस्क कर सकता है क्या? ये तो डीप है ही नहीं पूजा, ये तो बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको करा रहा हूं, जो बिल्कुल सरफेस लेवल से आपको ले चल रहा हूं। जब डीप चलूंगा तो आप देखिएगा क्या होता है। क्लियर? तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो साइकिल्स हुआ करती थी ये कैसे प्लेस हुआ करते थे, ऑप्शन में आपको दे देगा मिस्ट्री प्लेस, ऑप्शन में दे देगा मिराकल प्लेस, ऑप्शन में दे देगा क्रॉनिकल प्लेस और ऑप्शन में दे देगा सेंट प्लेस। ये किस टाइप के प्लेस हुआ करते थे जो साइकिल्स आपको बताई है? तो इसका उत्तर ये है कि ये साइकिल जो है मिराकल प्लेस की हुआ करती थी। राइट, मिराकल प्लेस की ये साइकिल हुआ करती थी और अननोन ऑथर्स की हुआ करती थी। डॉगरेल वर्सेस में ये लिखी जाती थी। क्लियर? डॉगरेल वर्सेस में इनको लिखा जाता था। आगे आ जाइए, दूसरे स्टेप पर आते हैं। मिराकल के बाद जो लाइन शुरू होती है उनको मोरालिटी प्लेस कहा जाता है। मोरालिटी प्लेस को ही मोरालिटीज भी कहा जाता है। और जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि मोरालिटी प्लेस कुछ ना कुछ मोरल अपने साथ लेकर के चलते रहे होंगे। और जब भी आप कोई मोरल लेकर के चलोगे तो वो प्ले तो कम रह जाएगा, इंटरटेनिंग कम रह जाएगा, एलिगोरिकल ज्यादा हो जाएगा। तो जो मोरालिटी प्लेस थे वो पूरी तरीके से एलिगोरिकल प्लेस हुआ करते थे। एलिगरी उसमें इंक्लूड थी, मतलब जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स थे और थ्रू दी एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो अच्छे और बुरे की बात करते रहते थे। राइट, कौन गुड कैरेक्टर है, कौन बैड कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर कन्वेज गुड आइडियाज, बैड कैरेक्टर कन्वेज बैड आइडियाज। जैसे कैरेक्टर्स हुआ कैसे कहते थे, कैरेक्टर हुआ करते थे ट्रुथ, कैरेक्टर हुआ करते थे होली, कैरेक्टर हुआ करते थे सिन। तो जो होली, सिन और इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, तो जो सिन है, सिन इज नोन फॉर सिंफुल एक्टिविटीज एंड होली इज नोन फॉर होलिस्टिक एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें वहां पर मैटर करती रहती हैं। तो मोरालिटी प्लेस ये जो थे ये मोरल को अपने साथ लेकर के चलते थे। जी लिटर्जिकल इज रिलेटेड टू चर्च और रिलीजन, ज्योति साहू जी। एंड मोरालिटी प्लेस भी जो है ये सारे के सारे प्लेस ही चर्च से ही रिलेटेड थे। इसीलिए आपको शुरू में ही बताया कि ये सब के सब रिलीजन पर ही बेस्ड थे, वहीं से आधारित हैं और वहीं से ही शुरू हैं। द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की अगर बात करें तो इट वाज रीच्ड इन मोरल प्लेस और मोरालिटी प्लेस। राइट, फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में मिराकल प्लेस है और मिराकल के साथ साथ जो दूसरा है जिसको आपने कहा कि मिस्ट्री प्लेस है। और जो सेकेंड स्टेज पर हम आते हैं
तब वो मोरालिटी प्लेस हो जाता है। और दिस प्लेस ग्रीव साइड बाय साइड विद द मिराकल्स इन द 15th सेंचुरी। सुन लीजिए, आपने पूछा ना कि कब शुरू हुए थे, तो मिराकल प्लेस जो शुरू हुए थे, सॉरी ये मोरालिटी प्लेस साइड बाय साइड ही डेवलप हुए थे मिस्ट्रीज के और मिराकल प्लेस के इन द 15th सेंचुरी। और जो अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ मोरालिटी प्लेस है, जिसको आप द कासल ऑफ परसिवरेंस के नाम से जानते हो, कासल ऑफ परसिवरेंस। और इस पर कई बार पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कासल ऑफ परसिवरेंस किस टाइप का प्ले है। तो अब आज ये जान लीजिए कि कासल ऑफ परसिवरेंस किस टाइप का प्ले है। कासल ऑफ परसिवरेंस एक मोरालिटी प्लेस है। और ये जो है, जो हमारे पास उपलब्ध प्लेस हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर यह है द कासल ऑफ परसिवरेंस, डेट्स बैक टू दी अर्ली 15th सेंचुरी। राइट, कब का है? डेट्स बैक टू अर्ली 15th सेंचुरी। शुरुआती समय है 15th सेंचुरी का, और तभी ये प्लेस जो है लिखे जाने शुरू हुए थे। और मोरालिटी और मिस्ट्री के साथ साथ ही, सॉरी मोरालिटी तो यही है, मिस्ट्री और मिराकल के साथ साथ ही डेवलप हुए हैं। द मोरालिटी वाज अ सॉर्ट ऑफ एलिगरी, एलिगोरिकल प्लेस हुआ करते थे, एलिगरी ऑफ ह्यूमन लाइफ शोइंग मैन्स ट्रू स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। द कैरेक्टर्स वर यूज्ड टू बी एब्स्ट्रैक्शंस। राइट, एब्स्ट्रैक्शंस हुआ करते थे, हमने आपको कैरेक्टर्स के उदाहरण बता दिए। एलिगरी हुआ करती थी, और जो हमारी अंतरात्मा का स्ट्रगल होता है बिटवीन गुड एंड बैड, उसी पर टोटली फोकस्ड होती थी। एंड फाइनली विनिंग द गुड। क्लियर, अंत में जो जीतता है वो कौन होता है? वो हमेशा गुड ही होता है। द अर्ली मोरालिटीज, एक और एग्जाम्पल बताए, उस प्ले का नाम है जो है मैनकाइंड। अब किसका है ये तो किसी को नहीं पता, बट मैनकाइंड भी एक प्ले है जो मोरालिटी, सॉरी इसी मोरालिटी प्लेस में ही आता है। तो आप यहां से इन दो एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखिएगा पेपर के लिए। और खास करके जो हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट पेपर के लिए जो हमारे साथी हैं, उनके लिए तो एक ही क्वेश्चन पर्याप्त है, दैट इज द कासल ऑफ परसिवरेंस। DSSB TGT crash course student, please suggest from where I should start the syllabus. You should start the syllabus from where you have started today बेटा। जब आप आए हो तो कहाँ शुरू करोगे? आप यहीं से शुरू करिए और खूब सारे वीडियोस आप वॉच करिए, खूब सारे वीडियोस आप देखिए और खूब सारे फायदे उन वीडियोस का लीजिए। ठीक है, यही क्रैश कोर्स का फायदा है कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम बेनिफिट पाएंगे अगर आपने क्रैश कोर्स लिया है। और आपको कोर्स ही क्रैश है, बट यू हैव टू बी वेरी हार्ड, और आपको उसके साथ काम करना है। क्लियर, क्या बता रहा था? मोरालिटी प्ले जी। और एक मोरालिटी प्ले और है जिसका नाम है एवरीमैन। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑल दीज प्लेस वर परफॉर्म इन द टाउन्स, नहीं, ऑल दीज प्लेस वर नॉट परफॉर्म इन द टाउन दीप्ति। द प्लेस वर इनिशियली परफॉर्म इनसाइड द चर्च, और चर्च के बाहर, टाउन तो उतना डेवलप हुए ही नहीं थे तब। राइट सर, क्विज कब से स्टार्ट होगी टेलीग्राम पर? हु रोट दिस मोरालिटी प्लेस? सर अभी बता रहा हूं, इतनी देर से दीप्ति जी कहाँ चली गई थी आप? मुझे तो पता नहीं है कि मोरालिटी प्लेस को किसने लिखना शुरू किया, और शायद मैंने इसको शुरू में ही बता दिया कि ये एनोनिमस थे, पता नहीं कि इनको लिखा किसने था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर क्वेश्चन के पीडीएफ दे दीजिए। परमिला चौधरी जी वीडियोस देखिए और खुद पीडीएफ अपनी बनाइए, और जितने भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कहीं पर भी मिलेंगे ना, वो सब के सब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर ही हैं। जितना आप आसानी में कह दिए ना कि एक लाइन में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर क्वेश्चंस के पीडीएफ दे दीजिए, उतना आसान कुछ होता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है
कि पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर क्वेश्चन बनाना, और जितनी भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सब जो भी एग्जामिनेशन होते हैं फ्रॉम टेट टू नेट सब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर ही होते हैं। सर मैंने विक्टोरियन लिटरेचर की वीडियो नहीं देखी है, बट जो आपने पीडीएफ भेजे थे वो कवर कर ले तो एनफ है। रजनी रानी जी, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कुछ भी एनफ नहीं होता है, राइट। आप अपने तरफ से मेहनत करते रहिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। मोरालिटी प्लेस के जो कैरेक्टर्स होते थे, द कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मोरल क्वालिटीज सच एज चैरिटी और वाइस और एब्स्ट्रैक्शंस as death or youth, and in which moral lessons are taught. Together with the mystery plays and the miracle play, the morality plays one of the three main types of vernacular drama produced during the Middle Ages. Vernacular drama का मतलब होता है कि जो कि ऑब्जेक्ट जो है कि रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हों। The action of the morality play centers on a hero such as mankind whose inherent weaknesses are assaulted by such personified diabolic forces as the seven deadly sins, but who may choose redemption and enlist the aid of such figures as the four daughters of God. Four daughters of God कौन सी हैं? Mercy, justice, temperance and truth. Right? Mercy, justice, temperance and truth. ये फोर डॉटर्स ऑफ गॉड्स हैं। मोरालिटी प्लेस वर एन इंटरमीडिएट स्टेप इन द ट्रांजिशन फ्रॉम लिटर्जिकल टू प्रोफेशनल सेकुलर ड्रामा एंड कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ ईच। दे वर परफॉर्म्ड बाय क्वासी प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स who relied on public support. Thus, the plays were usually short, their serious themes tempered by elements of farce. In the Dutch play, The Miraculous Apple Tree, for example, a pious couple, staunch good fellow and steadfast faith are rewarded when God creates for them an ever-bearing apple tree with the property that whoever touches it without permission becomes stuck fast. This leads to predictable and humorous consequences. Clear? तो among the अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले जो है उसमें द कासल ऑफ परसिवरेंस है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है वो है एवरीमैन, राइट। 15th सेंचुरी का है, और एवरीमैन वैसे भी एक डच प्ले का वर्जन था, बट एवरीमैन अभी तक भी सर्वाइव्ड है और अभी तक एवरीमैन की परफॉर्मेंस होती रहती है। क्लियर? तो जब हम ड्रामा की हिस्ट्री की बात करना शुरू करेंगे, इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री की, तो उसकी बात यहीं से शुरू होगी, मिस्ट्री प्लेस से, फिर मिराकल प्लेस पर, और फिर वो चली आएगी मोरालिटी प्लेस पर, राइट। ये तीन मेन फॉर्म थे इंग्लैंड के वर्नाकुलर ड्रामा के। वर्नाकुलर ड्रामा के बारे में हमने आपको बताया कि दे वर रिटन इन रीजनल लैंग्वेज फॉर्म। क्या हेल्प कर दे परमिला चौधरी जी? आपकी क्लास से हेल्प नहीं हो पा रही क्या? आपको क्या लग रहा है कि क्लासेस से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा? ऐसी कौन सी हेल्प है बताइए, चल के मैं पेपर दे दूं आपका। क्या हेल्प आपकी नहीं हो रही है बताइए, इतना क्यों परेशान है? किस टाइप की आपको हेल्प की नीड? आपको बुक बता दूं, 2 4 10 बुक आपको बता देता हूं, आप बुक्स खरीद लीजिए, पढ़िए अगर आपको ऐसा लगता है यू आर एबल टू गेट थ्रू। एक बुक आती है डेविड डेचेस की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो 2 वॉल्यूम्स में है, आप उसके साथ जा सकती हैं। एक बुक ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर आती है, आप उसके साथ जा सकते हैं। एक रुटलेज की बुक आती है, रुटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप उसके साथ जा सकते हैं। आप जो बुक चाहे आप वो बुक ले लीजिए, और आप पढ़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप एक टीचर से किस हेल्प की जो है नीड है, आपको कैसे हेल्प की जरूरत है, मैंने आपको बताया कि मैं 1 हफ्ते लगातार पढ़ा दूंगा तो मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट। जस्ट 1 वीक अवे हैं आप अपने सिलेबस कंप्लीशन के। इतना डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं तो आप किसी और भी कोचिंग में जाओगे तो रेनेसांस के नाम पर सिर्फ शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, और मैं रेनेसांस के नाम पर सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं, आप देख रहे हैं कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर की क्लास कब से चल रही है
और ऑलमोस्ट रोज चलती है, तो 1 घंटे तो मिनिमम चलती है, और फिर भी हम जो है जंप नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ना आपकी लिमिट क्या है और DSSB की लिमिट क्या है, वो क्वेश्चंस कहां से पूछ सकता है, मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूं। आप बताइए, व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी परमिला? जी ज्योति साहू जी, मर्सी, ट्रूथ, जस्टिस एंड टेम्परेंस आर द 4 डॉटर्स ऑफ गॉड। गुड मॉर्निंग एकता श्रीवास्तव जी, सुबह वाली गुड मॉर्निंग। सर आई एनालाइज्ड यूपी TGT एग्जाम पेपर, इट वाज मोर, क्या लिखा था किसी ने, मानसी जी ने कुछ लिखा था। हाँ मानसी ने लिखा, सर आई एनालाइज्ड यूपी TGT एग्जाम पेपर, इट वाज मोर और लेस बेस्ड ऑन योर लेक्चर्स, आई हैव फुल फेथ इन व्हाटएवर यू टीच। थैंक यू मानसी खत्री जी, थैंक यू सालू, यू आर वेरी नाइस। एक बार सिलेबस खत्म नहीं हुआ कि दीप्ति जी ने पूछा है कि आप रिवीजन भी कराओगे, मैं कोई रिवीजन नहीं करवाता हूं दीप्ति, आई एम सॉरी। आफ्टर 1 वीक वी विल रिवाइज विद द हेल्प ऑफ यू। सर आप कह रहे हैं कि कह रहे थे क्लास इवनिंग में लेंगे, अच्छा उस पर भी इफ यू कैन प्रोवाइड डिटेल्स इन क्वेश्चन फॉर्म। देखिए शालू, जब तक हमारा सिलेबस चल रहा है ना, आप इसको ऐसे चलने दीजिए, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसी आपकी स्क्रीन पर ही प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें सारा एज हम कवर करेंगे, एक एक एज वाइज हम क्वेश्चंस आपके पास 50-100 की संख्या में लाएंगे और सारा एज कवर करवा देंगे। बट पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, तब हम ऑब्जेक्टिव, पहले थ्योरेटिकल हिस्ट्री पढ़ लीजिए और फिर हम ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में आएंगे। और तब तक आप बहुत सारी वीडियोज भी वॉच कर रहे होंगे, वॉच कर चुके होंगे, तो आप क्वेश्चन देने में एबल भी होंगे। और वैसे भी अभी देखिए कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो कितने क्वेश्चंस आपको बताता चल रहा हूं। मैंने कहा नहीं कि कासल ऑफ परसिवरेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, एवरी मैन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, वर्नाकुलर प्लेस कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। और जब हम ये बात करते हैं कि सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इसका मतलब है कि वो आपके पेपर में भी एक्सपेक्टेड है, वो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, उन सबको हम यहाँ पे कवर करने के लिए ही आए हैं। और दूसरी बात जान लो बेटा कि ये कोचिंग है, कोचिंग में हम यूनिवर्सिटी वाला लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकते कि एक प्ले में हम 10 दिन तक चलते रहें और आप बड़े इत्मीनान से बैठ करके पढ़ते रहो। वहां पर कई एंगल है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंगल है। दीप्ति जी ने लिखा है सर नर्वस हूँ, एग्जाम इतनी जल्दी है। तो ये बताइए दीप्ति जी, नर्वस होकर के हम कुछ पा सकते हैं क्या? खोने के अलावा हमारे पास कुछ है? अगर हम नर्वस हैं, अगर हम नर्वस होकर पढ़ाई करेंगे ना, तो हमको कुछ भी याद नहीं रह जाएगा, सब भूल जाएगा। आप सोच लीजिए कि आप क्या याद रखना चाहती हैं, क्या भूल जाना चाहती हैं। समय कम है, सबके लिए समय कम है, किसी के लिए समय एक्सेस नहीं है। तो और हमारा कंपटीशन अपने में ही तो है, जो जिन सबके पास समय कम है उन्हीं से कंपटीशन है, ज्यादा समय वालों से तो है भी नहीं। तो आप उस समय को वेस्ट ना करिए, जो आपके पास कम समय है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करिए, और उसी से आपका भला होगा, उसी से हमारा भी भला होगा। बाकी जो क्वेश्चंस में डाउट होता है, जो समझने में दिक्कत होती है, आप उसकी बात करते रहे, तो मैं उसको यहाँ पे टैकल करता रहूंगा। सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे मिलूंगा नहीं, मैं आपसे मिलता रहूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, मैं आपके प्रिपरेशन एंड तक कराएंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। सर बहुत कुछ है सर, आगे की याद करती हूँ तो पीछे का दिमाग से चला जाता है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू कवर इट। राइट जी दीप्ति, टिप्स ही दे रहा हूँ। हार्ड ये जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ ड्रामा में मिराकल, मोरालिटी और मिस्ट्री ये ड्रामा करा दिया, मान लो। अब आप दिन भर क्या करेंगे? आप दिन भर अब गूगल पर जाए, मोबाइल तो आप 1 मिनट भी हाथ से नहीं छोड़ते, तो आप उस पर टाइप करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मोरालिटी प्लीज आस्क्ड इन यूजीसी या आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। फिर देखिए आपके पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, और आप उन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व करिए,
और अगर आप उनको बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व कर लिए तो समझिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नोबडी कैन डिफीट यू इन द एग्जामिनेशन। इस बात पर आप हार्ड वर्क करिए। सर मुझे तो लग रहा है कि मुझे लिटरेचर के ही क्वेश्चंस आएंगे जनरल पेपर से ज्यादा। जी जनरल पेपर से ज्यादा तो नहीं आएंगे, बट जनरल पेपर से इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे। जनरल पेपर तो हर कोई कर ही लेता है, सब्जेक्ट में ही लोग फेल होते हैं। सर डू यू आल्सो हैव बैच फॉर यूजीसी नेट? आप मानसिक खत्री जी, फिलहाल तो यूजीसी नेट के कुछ बच्चे हैं जो जुड़े हैं, बट फ्रेश बैच शुरू होगा तो फिर आपको इंटीमेट कर देंगे। आप रिसेप्शन पे कांटेक्ट बना के रखिएगा। जीआईसी का एग्जाम तो सितंबर में जो है शेड्यूल्ड है, और उसमें क्या आइडिया आप दे दें हम आपको? चले पढ़ने शुरू करें, इसीलिए कह रहा था आपको कि वीडियो लेक्चर्स दे दें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और मोर बेनिफिशियल कैसे होंगे? वहां पर कमेंट्स नहीं होते ना, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपके डाउट्स भी आते रखा है, इसका भी अपना मजा है। तुरंत हमको फीडबैक भी मिलता रहता है कि हमारे बच्चे क्या समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को डाउट कहाँ पर है, उनको क्वेश्चंस कहाँ पर है। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब बिगिनिंग के बाद हम आते हैं फर्स्ट प्ले पर इंग्लैंड के। क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन द फर्स्ट ड्रामा, द फर्स्ट कॉमेडी, द फर्स्ट ट्रेजेडी पर आते हैं। एक सेकेंड, PLATUS, प्लाटस। और प्लाटस के साथ एक नाम और है, वो है टेरेंस। प्लाटस और टेरेंस ये दोनों ही लैटिन ड्रामेटिस्ट, और एक का नाम है सेनेका। सेनेका भी लैटिन ड्रामेटिस्ट। प्लाटस एंड टेरेंस are known for Latin comedies, and Seneca is known for Latin tragedies. And the English period जो है beginning का, they were very much inspired from Plautus and Terence in comedies, while Seneca in tragedies. Seneca से वो ट्रेजेडीज में इंस्पायर्ड है, और टेरेंस और प्लेटस से वो इंस्पायर्ड हैं किसमें? ट्रेजेडी और सॉरी कॉमेडीज में। प्लेटस वाज द ग्रेटेस्ट लैटिन कॉमेडियन फॉलोड बाय टेरेंस, और नंबर 2 पर जो है वो टेरेंस का नाम आता है, राइट। और ये सब सेकेंड सेंचुरी बीसी, जैसे टेरेंस की अगर स्पेशली हम बात करें तो वो सेकेंड सेंचुरी बीसी का ड्रामेटिस्ट है, राइट। आफ्टर प्लाटस द ग्रेटेस्ट रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट, द ऑथर ऑफ 6 वर्स कॉमेडीज दैट वर लॉन्ग रिगार्डेड एज मॉडल्स ऑफ प्योर लैटिन। टेरेंस's plays form the basis of the modern comedy of manners। टेरेंस के 6 वर्स प्लेज हैं, और वो 6 वर्स प्ले जो है, जो रेस्टोरेशन पीरियड में आपने पूरा पढ़ा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो यद्यपि रेस्टोरेशन पीरियड में उनका नाम कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया था,
बट ऐसा नहीं कि वो बिगिनिंग में नहीं थे, बिगिनिंग में थे बट इतना ज्यादा प्रभावी नहीं थे। तो पूरी रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो टेरेंस के इर्द गिर्द घूमती है। राइट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाना जाता है टेरेंस, जो एक लैटिन ड्रामेटिस्ट था इन द 2nd सेंचुरी बीसी। और रही बात प्लेटस की, तो प्लेटस वाज सीनियर टू टेरेंस। प्लेटस जो है ये 3rd सेंचुरी बीसी में था। क्लियर, 254 बीसी के अराउंड प्लेटस का जो जन्म हुआ था। ग्रेट रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट हुज वर्क्स loosely adapted from Greek plays established a truly Roman drama in Latin language. Right, Latin language में ड्रामा को establish करने वाला जो था वो था प्लेटस। क्लियर, लाइफ के बारे में बहुत कुछ तो पता नहीं है, बट उसका जो अप्रोच था ड्रामा का that was very unique. Right, the Roman predecessors of Plautus जो थे in both tragedy and comedy borrowed most of the plots and all their dramatic techniques from Greece. Right, जो इसके predecessors थे वो ग्रीस से चीजें बारो करते थे, चाहे वो ट्रेजेडी में रहे हो और चाहे वो कॉमेडी में रहे हो। लेकिन जब प्लेटस का नंबर आता है, प्लेटस के साथ ये हुआ कि लाइक देम प्लेटस आल्सो टुक द बल्क ऑफ हिज प्लॉट्स इफ नॉट ऑल ऑफ देम फ्रॉम द प्लेस written by Greek authors, right, are notably Menander and Philemon. Plautus ने क्या बारो नहीं किया, Plautus ने didn't however borrow slavishly, although the life represented in his plays is superficially Greek in flavor Roman. Plautus incorporated into his adaptations Roman concepts, terms and uses. He referred to towns in Italy, to the gates, streets, markets of Rome, to Roman laws and the business of the Roman law courts, to Roman magistrates and their duties. Clear? तो जो इसके पहले के ड्रामाटिस्ट थे, they were blindly based on Greek drama. Though he also took the bulk of his plots from the Greek drama, but he didn't follow them, he didn't borrow them slavishly. He incorporated Roman ideas along with the Roman language, Roman ideas, Roman streets, Roman जो है टाउन्स की बात करना शुरू किया। तो ये इसकी यूनिकनेस थी। और पूरी की पूरी इंग्लिश कॉमेडी की अगर हम बात करें तो प्लेटस और जो है टेरेंस पर बेस्ड है। खास करके जब हम रेनेसांस के एंडिंग की तरफ आएंगे तब आप इनके इंपैक्ट को देखिएगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें यहां पर मैटर करती हैं। सेनेका भी लैटिन ड्रामेटिस्ट था और वो ट्रेजेडियन था, और उसकी जो ट्रेजेडीज हैं दे वर नॉट, कह लीजिए कि वो पूरी तरीके से एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुआ करती थी, वो नरेशन ओरिएंटेड हुआ करती थी। बट दे टॉक्ड अबाउट हाईली, जो है ब्लडशेड की बात उन्होंने किया, वायलेंस की उन्होंने बात किया, और वो वायलेंस और ब्लडशेड की जो बात थी बाद में उसको ट्रेजेडी में पूरी तरीके से फॉलो किया गया। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें कि पहले ट्रेजेडी आती है कि पहले कॉमेडी आती है, तो इसका जवाब आपको कॉमेडी में मिलेगा कि पहले कॉमेडी आई है और बाद में ट्रेजेडी आती है। जो पहली कॉमेडी है सो कॉल्ड, उस फर्स्ट कॉमेडी का नाम है राल्फ डास्टर। और आपके पेपर में टीजीटी और पीजीटी वालों में सिर्फ इतना ही आएगा कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है या फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है। 2014 के पेपर में दोनों पर क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गया था, फर्स्ट ट्रेजेडी पर भी और फर्स्ट कॉमेडी पर भी। Ralph Raster is said to be the first comedy performed in England.
फर्स्ट कॉमेडी परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड? एक फोन अटेंड कर लूं प्लीज। थैंक यू परमिला, इसीलिए तो पढ़ा भी रहा हूं ना सर। आपके पढ़ाए हुए सारे टॉपिक क्लियर होते हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, जब भी पढ़ने लगे तभी ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि, बट कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाऊँ वो आप ढंग से पढ़ा दो और समझ जाएं आप। ताकि देखिए कई टाइप की टीचिंग होती है, कई टाइप के टीचर्स होते हैं। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सबका अपना अपना अप्रोच होता है चीज़ों को टैकल करने का। मेरा अपना अप्रोच है। मैं ये सोचता हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ा दूँ ना, उस पर जब क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। जो नहीं पढ़ाया है उस पर तो गलत हो ही जाएगा, बट जो पढ़ा दिया है कम से कम वहां पर गलत ना हो। और इसीलिए मेरी क्लास में टाइम बहुत लगता है, मेरा बैच लंबा बहुत खींचता है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है ना, वो कभी ये नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी करें। इतनी डेट आ गई है आपके एग्जामिनेशन की। मुझे रोहित सर से हमारी रोज बात होती है, उन्होंने मुझे कभी हरी अप करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं ना कि हमारी पढ़ाई कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है और हम हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। और जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है। मैं अपना बेस्ट देता हूं, मैनेजमेंट अपना बेस्ट देता है। अब मैनेजमेंट हमारे आपके बीच में क्या करता है? मैनेजमेंट हमारे आपके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। वो लिंक है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जुड़ी हुई है, और वो लिंक ही जो है हमें आपको इकट्ठा किए हैं। आपके कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी डाउट्स होते हैं, आप डायरेक्ट मुझे नहीं कह पाते, आप रिसेप्शन पे बोलते हो, वहां से मुझे मैसेज आता है, कन्वे होता है कि ये चीजें बच्चों को डाउट में है, तो मैं अगली क्लास में उनको इनकॉर्पोरेट करता हूं। आप जो भी बात रोहित सर से करते हो रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, तो डायरेक्ट मुझे एज इट इज कन्वे होती है, तो वो भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों लोग, रोहित सर का भी यही काम है, हमारा भी यही काम है, और आपका भी वही काम है, और इसीलिए हमारा रिजल्ट बेहतर होता है। हम थोड़ा पढ़े, बट जो पढ़े बिल्कुल सटीक पढ़े, उसमें से आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो, यही हमारा अल्टीमेट एम होता है, यही अल्टीमेट टारगेट भी होता है। जी कामनी, मुझे पहले बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था लिटरेचर में, लेकिन जब से आपसे पढ़ा है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा है। चलिए कामनी सिंह जी, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए, आपका भला हो जाए, बस दैट इज आवर विक्ट्री। तो जो फर्स्ट कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट कॉमेडी का नाम क्या है? फर्स्ट कॉमेडी का नाम है राल्फ रास्टर डॉस्टर। और राल्फ रास्टर डॉस्टर
एक स्कूल टीचर ने लिखा था, और उस स्कूल टीचर का नाम भी आई होप आप सबको पता है कि किसने लिखा था, राइट। राल्फ रास्टर डास्टर द फर्स्ट कॉमेडी, जहां इट वाज रिटन बाय अ हेड मास्टर ऑफ ईटन, और उसका नाम था निकोलस उडल। Nicholas Woodall was the first English comedy written by the headmaster of Eton College. Right? It was first acted about 1553. 1553 के आसपास जो है पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था। Right? First acted in 1553. And it was modeled on the Latin comedy of Plautus and Terence. Right? यही अभी आपको बताया था, प्लाटस एंड टेरेंस ही मॉडल थे इनके। प्लाटस एंड टेरेंस की कॉमेडी पर इनकी पूरी कॉमेडी जो है बेस्ड थी, उन्हीं पर आधारित थी, राइट। और पहला ही प्ले है ये, और पहला ही प्ले ये 5 एक्ट्स में डिवाइडेड था, राइट। 5 एक्ट्स में डिवाइडेड था पहला प्ले, बेस्ड ऑन प्लाटस एंड टेरेंस। और इसके बाद एक और कॉमेडी है जिसके राइटर का नाम नहीं पता है कि किसने उसको कंपोज किया था, बट द प्ले इज इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है गैमर गर्टेंस नीडल। गैमर गर्टेंस नीडल ये दूसरी कॉमेडी थी, दो द नेम ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज नॉट क्लियर कि इसको लिखा किसने था, राइट। अनदर एंड इवन बेटर कॉमेडी आर रादर फार्स गैमर गर्टेन नीडल। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, जो पहला वाला प्ले बताया आपको राल्फ रास्टर डास्टर, वो राइम्ड वर्स में लिखा गया है और उसको फर्स्ट कॉमेडी कहा जाता है, और गैमर गर्टेन नीडल को फर्स्ट कॉमेडी तो वो हो गई, इसको फर्स्ट फार्स कहा जाता है। फार्स जो है ये कॉमेडी का ही एक टाइप होता है, थोड़ा सटारिकल जरूर होता है और थोड़ा एंटरटेनमेंट जो होता है वो सरकास्टिक होने के साथ साथ कह लीजिए कि बिल्कुल ओपन कमेंट होता है किसी चीज पर, वो फार्स होता है। और ये फर्स्ट फार्स इसको कहा जाता है। गैमर गर्टेंस नीडल को एक नीडल गायब हो जाती है और पूरा प्ले जो है उसी नीडल को सर्च करने में लगा होता है, और फाइनली पता चलता है कि नीडल कहाँ है। नीडल एक कैरेक्टर के में ही जो है छुपी हुई है, और उस कैरेक्टर छुपी हुई है, छुपी हुई नहीं है, छुपी हुई है, और उस कैरेक्टर का नाम होता है हॉज, HODGE, उसी में छुपी होती है। इट इज अ फार्स ऑफ रस्टिक इंग्लिश लाइफ। गैमर गर्टेन loses her needle which is supposed to have been stolen by a neighbor. The search that follows leads to noisy quarrels and the whole village is in an uproar until the dame's man Hawes screams and needle is found sticking in his pants. गैमर गर्टेन की निडल गायब हो जाती है और हॉज जो उसका हस्बैंड है उसी के पैंट में वो चुभी होती है। लास्ट में वो जोर से चिल्लाता है जब चुभती है और निडल फाइंड हो जाती है। ये इसकी स्टोरी थी गैमर गर्टेन्स निडल की। क्या लिख दिया है साधना ने? सर 10 AM ही दीजिए क्लास प्लीज इफ पॉसिबल। क्या हुआ? 10 AM का मतलब क्या हुआ? 10 बजे तक ही क्लास दे? नहीं, अब मैं 10 बजे तक ही क्लास नहीं दे सकता, मुझे क्लास एक्सटेंड करना है बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ, अब आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिए
or otherwise if you have some hurry then you could leave the class and you can watch the videos later according to the convenience of your time. So please allow us to continue. चलिए, तो ये पहली ट्रेजेडी हो गई, सॉरी ये पहली कॉमेडी हो गई और पहला फार्स हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, जो पहली ट्रेजेडी है उसका नाम है गार्बडक। और इस पर भी क्वेश्चन DSSB में पूछा जा चुका है और इस बार फिर पूछा जाएगा आपके पेपर में। GORBODUC, गार्बडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स। फेरेक्स एंड पोरेक्स, ये पूरा टाइटल है गार्बडक का, एंड इट इज द फर्स्ट ट्रेजेडी। और फर्स्ट ट्रेजेडी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट प्ले दैट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में दो लोगों ने इसको मिलकर के लिखा था, एक का नाम था टॉमस शैकविल और दूसरे का नाम था टॉमस नॉर्टन। शैकविल ने द फर्स्ट 3 एक्ट्स लिखे थे और टॉमस नॉर्टन ने द लास्ट 2 एक्ट्स लिखे हैं। राइट, फर्स्ट कोलैबोरेशन में प्ले था और इट वाज नॉट ओनली द फर्स्ट ट्रेजेडी, इट वाज फर्स्ट इन मेनी सेंस। फर्स्ट ट्रेजेडी होने के साथ साथ इट वाज द फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स। राइट, और ए फर्स्ट पोएटिक प्ले भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट पोएटिक प्ले भी है और फर्स्ट ये रिवेंज ट्रेजेडी भी है, रिवेंज ट्रेजेडी भी है। गार्बडक किंग का नाम होता है और उसके 2 बेटे हैं, ये फेरेक्स और पोरेक्स। गार्बडक जो है अपना किंग है वो, और वो अपने इन दोनों बेटों को आधी आधी प्रॉपर्टी दे करके खुद को रिलिंक्विश कर लेता है। बाद में सिविल वार हो जाता है, पोरेक्स फेरेक्स को मार देता है और पोरेक्स फेरेक्स को मार देता है अपने बड़े भाई को। और जब मदर को पता चलता है तो मदर अपने गुस्से में आती है और पोरेक्स को मार देती है। और जब जनता को पता चलता है तो जनता किंग और क्वीन को मार देती है। 3rd एक्ट तक ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। राइट, और उसके बाद जो है पूरी तरीके से कियोस फैल जाता है। किंग गार्बडक abdicates in favor of his sons Ferex and Porex, who immediately start a war. Ferex the elder is slain by Porex, who in his turn is killed by the mother in vengeance. The subjects rise in rebellion and kill the king and queen. This leads to a civil war, anarchy, usurpation. The usurper is also killed, leaving the throne vacant. The author's aim was to depict the consequences of a disputed succession and this indirectly to persuade Queen Elizabeth to marry and leave an heir. Otherwise, after the death of Queen Elizabeth, the same problem would emerge. Right, और एलिजाबेथ को शादी करने के लिए प्रोवोक किया गया था इस तरीके से इस प्ले में टॉमस नॉर्टन और टॉमस शैकविल के, जिसका नाम था गार्बडक, जिसको नाम था गार्बडक और दो फेरेक्स एंड पोरेक्स। और इसी को फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट पोएटिक प्ले, फर्स्ट प्ले इन ब्लैंक वर्स कहा जाता है। क्लियर? अच्छा साधना, 10 बजे से ही स्टार्ट करें जैसे पहले स्टार्ट करते थे। एक्चुअली हमारा कॉलेज जो है खुल गया है और इसलिए हमको 10 बजे क्या 11 बजे तक कॉलेज पहुंचना होता है, इसलिए हम 10 बजे क्लास नहीं शुरू कर पा रहे हैं, 9 बजे कर दी है। और हम तो ये भी सोच रहे हैं कि क्लास 8 बजे से कर दें, 8 बजे से कर दें तो 8 से 10 तक आपकी क्लास हो जाएगी। फिर हमको जहां भी निकलना है आराम से जा भी पाएंगे और आप भी सुकून से रह पाएंगे कि आपकी क्लास हुई है। नहीं तो आप लोग एक दिन में पैनिक कर देते हो कि हमारी क्लास क्यों नहीं हो रही है। और अब दिन ही कितने बचे हैं?
सृष्टि जी, वो हमने आपको बताया राइम्ड वर्सेस में लिखी है। राइम्ड वर्सेस क्या होते हैं? जिनके राष्ट्र के लेटर्स जो है राइमिंग होती है, उनको राइम वर्सेस कहा जाता है, और ब्लैंक वर्स में राइमिंग नहीं होती। फर्स्ट प्ले राइम्ड वर्सेस में लिखा है, और ये अनराइम्ड वर्स है जो आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, जिनको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। देखो, सबके हिसाब से क्लास नहीं हो सकती है। किसी को 8 बजे चाहिए, किसी को 10 बजे चाहिए, किसी को दोपहर में चाहिए, किसी को इवनिंग में चाहिए। तो मैं मॉर्निंग का टाइम हमारे पास है, उसी में आपकी क्लास चलेगी। और नहीं तो फिर वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे, ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, और आप अपने समय अनुसार उनको जब चाहे तब देख सकती हैं। एक बार अपलोड हो गया तो हमेशा रहेगा। आप 8 बजे ऑनलाइन पढ़ने में परेशान हो, और 8 बजे मैं ऑफलाइन कोचिंग में पहुंच जाता था पंजाबी बाग, और बच्चे बैठ करके वेट किया करते थे 8 बजे वाले। तो जिसको पढ़ना होता है उसके लिए टाइम कोई मैटर नहीं करता है। आप ये भी सोच रहे हो कि आपका 1 महीने एग्जाम बचा है, सारा सिलेबस भी खत्म हो जाए और आपके टाइम से हो जाए, तो ना, आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। हम आपके हिसाब से नहीं चल सकते, हमें अपने हिसाब से चलना है। आप अपना टाइम मैनेज करिए। क्लियर? मुझे आपको तो सिर्फ अपना ही मैनेज करना है, मुझे तो सबका मैनेज करना है। यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? यूनिवर्सिटी बिट्स, बिट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस। उस समय 2 यूनिवर्सिटीज थी खास करके, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स थे जो प्लेस लिखते थे, जो पोएट्री लिखते थे, और जो प्रोज में लिखते थे, और उन्हीं के एक ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। वो दे वर द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, ईदर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और फ्रॉम कैम्ब्रिज। वो यूनिवर्सिटी विट्स है। ये यूनिवर्सिटी बिट्स टर्म किसने दिया है? तो एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी ने यह टर्म खोज के निकाला है यूनिवर्सिटी बिट्स का। और कभी कभी कुछ बच्चे ये पूछ लेते हैं हमसे कि यूनिवर्सिटी बिट्स का लीडर कौन था। एज सच ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था कि यहाँ पर कोई लीडर रहा हो और बाकी सब उसके फॉलोवर्स रहे हो। एवरीवन हैड हिज ओन इंडिविजुअलिटी, हिज ओन आइडेंटिटी, और जिसकी वजह से जॉर्ज सेंट्सबरी ने उनको ग्रुप में शामिल किया है। उनके समय पर तो ये ग्रुप ही नहीं था, तो फिर लीडर और फॉलोवर होने की तो कोई बात ही नहीं है। और यह ऐसा भी हो सकता है कि जिनको उन ग्रुप में रखा गया है वो सब एक दूसरे को जानते ही रहे हों, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे आपकी तरह व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब नहीं थी कि सब एक दूसरे के बारे में जान पाए। देखिए, सारे लोगों ने उत्तर दे ही दिया है। क्लियर? तो जो उसमें यूनिवर्सिटी बिट्स के जो राइटर्स हैं, दे आर जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन,
टॉमस लॉज। और कोई बचा? जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लॉज, टॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो। ये यूनिवर्सिटी विट्स थे। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। इनके साथ एक नाम और जोड़ दिया जाता है, वो है टॉमस किड का। यद्यपि टॉमस किड ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। फिर इन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स क्यों कहा जाता है? फिर इन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स के कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो इनकी ड्रामेटिक टेक्निक्स थी, दे वर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ दीज राइटर्स, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी बिट्स के कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ने अपने बुक में उनको उस कैटेगरी में रखा है, बट ये सही बात नहीं है। यूनिवर्सिटी बिट्स का मतलब ये है कि माइंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो इनको नाम जो है इसीलिए बाहर रखा है। अब पेपर में क्वेश्चन ही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट, और उसमें ऑप्शन ये दिया रहे, मान लो कि जॉन लिली ऑप्शन 1, टॉमस नैश ऑप्शन 2, और ऑप्शन 3 में रॉबर्ट ग्रीन, और ऑप्शन 4 में टॉमस किड, और पूछेगा कि इनमें से कौन यूनिवर्सिटी बिट नहीं था, तो आप उत्तर किस पर लगा देंगे? तो आप उत्तर लगा देंगे टॉमस किड पर, राइट? और अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए यूनिवर्सिटी बिट, और दे दे ऑप्शन ए में 1 में जॉन लिली, 2 में टॉमस नैश, और 3 नंबर ऑप्शन में दे दे टॉमस किड, और 4 नंबर ऑप्शन में दे दे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। और अब पूछ ले कि यूनिवर्सिटी बिट कौन नहीं था, तब जब ऐसा सीक्वेंस आ जाए तो आप विलियम शेक्सपियर पर उत्तर लगा दोगे, इसको इस ग्रुप का मान लेंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से याद रखे रहिएगा कि यूनिवर्सिटी बिट्स में यद्यपि टॉमस किड नहीं था, लेकिन अगर ऑप्शन में आया है टॉमस किड, तो चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे कि इनमें से ऐसा तो नहीं है कि बेन जॉनसन या शेक्सपियर का नाम या किसी और का नाम दिया हो। अगर किसी और का नाम दिया है तो आप उसी पर ही टिक करेंगे और टॉमस किड को उस ग्रुप में मान लेंगे। और अगर इन्हीं में से दिया हुआ है चारों ऑप्शंस और टॉमस किड उसमें दिया है और पूछे कौन नहीं है, तो आप वहां पर किड पर आंसर टिक कर दोगे। समझ आया कुछ की नहीं? अब लॉज नहीं पढ़ा है तो आज लॉज को लॉज कर लीजिए, राइट? आज पढ़ लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नैश। मार्लो, ग्रीन और नैश, ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। जॉन लिली, जॉर्ज पील, टॉमस लॉज, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। क्लियर? जॉन लिली, टॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। टॉमस किड इज समटाइम्स included in the group, though he was not from any of the above mentioned universities. This diverse and talented loose association of London writers and dramatists set the stage for the theatrical renaissance of Elizabethan England. They are identified as among the earliest professional writers in English and prepared the way for the writings of विलियम शेक्सपियर।
क्लियर। तो ये विलियम शेक्सपियर के प्रीडिसेसर्स हैं, विलियम शेक्सपियर के ये पूर्वज हैं, जिनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आइए अब थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में जान लेते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। रॉबर्ट ग्रीन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि रॉबर्ट ग्रीन वो पहले आदमी थे जिन्होंने शेक्सपियर को फेमस बनाने का काम किया था थ्रू हिज डेरोगेटरी कमेंट्स। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है। क्या कहा है? अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। और शेक्सपियर को उन्होंने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो शेक सीन क्रिएट करता है। शेक सीन का मतलब ट्रेजेडी जो है उसको शेक सीन कहता है, कि शेक सीन क्रिएट करता है। और वो भी शेक सीन वो हमसे ही लिया है, हमारी ही नकल में उसने ऐसा किया है। तो रॉबर्ट ग्रीन की यही फेम है कि उन्होंने शेक्सपियर को फेमस किया, किससे? अपने कमेंट्स अपस्टार्ट क्रो से। अपस्टार्ट क्रो कहा है उन्होंने शेक्सपियर को। और अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपस्टार्ट क्रो कहा है शेक्सपियर को। और एक पैम्फलेट था रॉबर्ट ग्रीन का, और उस पैम्फलेट का नाम क्या था? ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट। ये रॉबर्ट ग्रीन का पैम्फलेट है और इसी में उन्होंने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म किया है, उनको अपस्टार्ट क्रो कहा है। और इसलिए शेक्सपियर भी फेमस हो गए और रॉबर्ट ग्रीन भी, राइट, दोनों फेमस। और रॉबर्ट ग्रीन ने ही क्रिस्टोफर मार्लो को एथीस्ट कहा है, राइट। क्रिस्टोफर मार्लो को एथीस्ट कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने ही। ग्रीन की अगर हम लिटरेरी वर्क की बात करें तो ग्रीन का एक वर्क है जिसका नाम है पोंडेस्टो। पेंडोस्टो और द ट्रायम्फ ऑफ टाइम। यह उनका प्रोज रोमांस है। पोंडेस्टो और द ट्रायम्फ ऑफ टाइम ये प्रोज रोमांस है रॉबर्ट ग्रीन का, रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1588। और शेक्सपियर ने अपना एक प्ले द विंटर्स टेल रॉबर्ट ग्रीन के इसी पोंडेस्टो पर बेस किया है। शेक्सपियर कितना चालाक है कि जो उसकी क्रिटिसिज्म करता है, जो उसकी बुराई करता है, उसी से प्लॉट चुराता है और प्ले भी लिख डालता है। तो शेक्सपियर ने अपने विंटर्स टेल का प्लॉट रॉबर्ट ग्रीन के वर्क पोंडेस्टो से लिया है। पोंडेस्टो द ट्रायम्फ ऑफ टाइम एक प्रोज रोमांस है अपने आप में। अगले राइटर में अगर कोई इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप में तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। क्रिस्टोफर मार्लो, also known as किट मार्लो। राइट, इनको किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है।
He was born in the same year when William Shakespeare was born, 1564, and Christopher Marlowe was murdered in a brawl in 1593. ब्राल में, एक झगड़े में मर्डर हो गया था क्रिस्टोफर मार्लो का, और वो मर्डर भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि मार्लो मरा नहीं था, मार्लो ने अपना नाम चेंज कर लिया था, और वो मार्लो जो है बाद में विलियम शेक्सपियर अपना नाम रख लिया। ऐसा एंटी स्ट्रैटफोर्डियन थियरिस्ट जो है उनका मानना है, वो इस पर बिलीव करते हैं। एंटी स्ट्रैटफोर्डियन थ्योरी आपको आपके वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगी, जो शेक्सपियर का वीडियो लेक्चर आपके पास है। क्लियर? इनका ये कह लीजिए कि ट्रेजेडी के फील्ड में क्रिस्टोफर मार्लो वाज फॉलोड बाय विलियम शेक्सपियर। इन्होंने जो ट्रेजेडी की नींव रखी थी, विलियम शेक्सपियर ने उसको बेहद फॉलो किया है। इनके जो स्टाइल थी, जो इनका ब्लैंक वर्स था, इनके यूज ऑफ ब्लैंक वर्स को अलेक्जेंडर पोप ने माइटी लाइंस कहा है। अलेक्जेंडर पोप ने ब्लैंक वर्स को, जो क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज किया था, उसको माइटी लाइंस कहा है। और क्रिस्टोफर मार्लो का जो पहला कह लीजिए सिग्निफिकेंट प्ले है, उसका नाम था टैम्बरलिन द ग्रेट। टैम्बरलिन द ग्रेट इन 2 पार्ट्स। और इंडिया वाले टैम्बरलिन को तैमूर लंग के नाम से जानते हैं। तैमूर लंग एक मुगल कह लीजिए लुटेरा हुआ करता था, और उसकी ही जीवनी पर, उसकी ही लाइफ पर जो है इन्होंने ये प्ले लिखा है, जिसका नाम है टैम्बरलिन द ग्रेट। इट वाज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्रल एशियन एम्परर तिमूर। तिमूर, टैम्बरलिन को पढ़िए, तैमूरलिन और फिर तैमूर लंग, उसी से बना है। क्लियर? उसी से बना है तिमूर लंग। प्ले टैम्बरलिन द ग्रेट वाज रिटन इन 1587, एंड ये प्ले जो है माइलस्टोन है एलिजाबेथन पब्लिक ड्रामा का, और यहीं से शुरू होता है एक टर्निंग फ्रॉम द क्लमजी लैंग्वेज एंड लूज प्लॉटिंग ऑफ द अर्लियर ट्यूडर ड्रामेटिस्ट एंड न्यू इंटरेस्ट इन फ्रेश एंड विविड लैंग्वेज, memorable accent and intellectual complexity along with Thomas Kitts। अभी उनका भी एक प्ले आएगा जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किट का। मार्लो का जो दूसरा सिग्निफिकेंट प्ले है, वो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ ही रखा होगा। उसका नाम था डॉक्टर फास्टस। और डॉक्टर फास्टस एक मोरालिटी प्ले है। डॉक्टर फास्टस एक मोरालिटी प्ले है, जहां पर जो फास्टस होता है वो डिविनिटी का डॉक्टर होता है, और ये पूरी तरीके से जर्मन मिथ जो है फास्ट उसी पर बेस्ड था। एक हाईली एजुकेटेड पर्सन होता है जो डॉक्टर हो गया है, और अपनी सोल को वो बेच देता है मेफिस्टोफलीस को, और किस लिए? ताकि वो दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सके जो उसका मन कहे। ये रेनेसांस का एडवेंचर है, जहां पर मैन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द गेन्ड नॉलेज, ही वांट्स टू नो समथिंग मोर, ही वांट्स टू अर्न समथिंग मोर। टैम्बरलिन जो एग्जाम्पल है,
तो एग्जाम्पल है ही वांट्स टू कंकर द वर्ल्ड, दुनिया उसको जीतनी है। तो उसकी जो ये अनक्वेंचिंग थ्रस्ट है, ये रेनेसांस की स्पिरिट है, जहां पर क्रिस्टोफर मार्लो थे। और डॉक्टर फास्ट की भी अनक्वेंचिंग थ्रस्ट ही है, बट इसकी थ्रस्ट फॉर नॉलेज है, और ये रेनेसांस की स्पिरिट है। और उसके बाद एक प्ले आया, नाम था द ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा में एक ज्यू कैरेक्टर होता है और नाम होता है बैरबस, और वो बैरबस कम बैरबैरिस ज्यादा होता है, और वो कैसे लोगों पर बदला लेता है। वैसे इसको एंटी सेमेटिक प्ले भी कहा जाता है। एंटी सेमेटिक प्ले वो होते हैं जो क्रिश्चियंस के या जूस के अगेंस्ट सेट कर दिए जाते हैं, जूस के खिलाफत करने के लिए सेट कर दिए जाते हैं, उनको एंटी सेमेटिक प्ले कहा जाता है। और ये उसी तरीके से एंटी सेमेटिक प्ले है। जी श्वेता सिंह जी, फास्ट को आप नहीं जानते, जर्मन मिथ का कैरेक्टर है, एक बार सर्च करिएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। सर डॉक्टर फास्टस से 5 क्वेश्चन आए थे इस पीजीटी के पेपर में, और पढ़ा भी नहीं था मैंने तो ऋषु जी अब पढ़ लीजिएगा डॉक्टर फास्टस को, अभी तो टाइम नहीं बीता है ना, कम से कम पता है आपको कि 5 क्वेश्चन आए थे, तो पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार उसकी स्टोरी। और ज्यादातर क्वेश्चंस आते भी वहीं से हैं, जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में होता है जनरली, उसी पर क्वेश्चंस आते भी हैं। और शेक्सपियर तो शेक्सपियर है, शेक्सपियर का कैरेक्टर जो है शाइलॉक, वो भी इसी ज्यू ऑफ माल्टा पर ही बेस्ड है। जो डॉक्टर फास्टस है, पहली बात तो उसकी पूरी टाइटल ही आपको जानना है, और उसकी पूरी टाइटल है द ट्राजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। दूसरा प्रश्न ये कि ये लिखा कब गया था, तो ये जानिए 1592 में ये परफॉर्म हुआ है। और तीसरा प्रश्न ये है किस टाइप का प्ले है, तो ये मोरालिटी प्ले है। क्लियर, फास्टस किस चीज का डॉक्टर है, तो डिविनिटी का डॉक्टर है। सोल कितने दिन के लिए बेचता है, 24 ईयर्स के लिए बेचता है, किसको बेचता है, और लास्ट में क्या होता है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये सारी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है। करेक्टर्स एक बार जरूर देख लीजिएगा कि डॉक्टर फास्टस के करेक्टर क्या है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप मोरालिटी का नाम लेते हो वैसे मतलब हो जाता है कि कुछ ना कुछ एलिगरी यहां पर जरूर है। तो यहां पे जो कैरेक्टर्स हैं वो एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं, राइट, वो हमेशा एलिगोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं। और डॉक्टर फास्टस, ज्यू ऑफ माल्टा, टैम्बरलिन द ग्रेट के बाद अगर फास्टस में अभी भी अगर कोई चीज मार्लो पर अभी भी याद रखना है तो उनका एक प्ले है एडवर्ड सेकेंड, जो पूरी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड है। एडवर्ड सेकेंड होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड है। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बाकी बहुत कुछ यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, yes, Edward II was the king, Deepti.
एक यूनिवर्सिटी बिट्स में ही एक राइटर है जॉन लिली। जॉन लिली इज बेसिकली नोन फॉर हिज स्टाइलिस्टिक प्रोज, और उसकी स्टाइलिस्टिक प्रोज को यूफिस्टिक प्रोज स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि उसने एक नहीं दो वर्क्स लिखे थे। एक का नाम था यूफ्यूज द एनाटमी ऑफ विट, और दूसरे का नाम था यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। यूफ्यूज द एनाटमी ऑफ विट and Euphuse the anatomy of wit and Euphuse and his England. Euphuse the anatomy of wit appeared in 1579, दिख रहा है हाँ, और Euphuse and his England appeared in 1580। और जो स्टाइल यहां पर एडॉप्ट किया जॉन लिली ने, उसी स्टाइल को यूफिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। इसी से यूफिज्म भी बनता है। यूफिस्टिक स्टाइल ये है जिसमें उन्होंने ये लिखा था, वो बिल्कुल स्टाइलिस्टिक स्टाइल होती है। मतलब ऐसा प्रोज होता है जिसके अंदर पोएट्री के सारे फीचर्स होते हैं। लॉन्ग सिमलीज, बड़े बड़े सिमली का प्रयोग कर देना, मिथिकल चीजें वहां पर ला करके डाल देना, मिथ को इंट्रोड्यूस करा देना, ये सब फीचर्स होते हैं यूफिज्म के। और ये दोनों ही अगर स्ट्रिक्टली ना देखा जाए तो ये दोनों ही नॉवेल्स हैं, रोमांटिक नॉवेल्स हैं। पहली जो नॉवेल है यूफ्यूज और द एनाटमी ऑफ विट, इट वाज सेट इन, कहां पर जो है उसकी सेटिंग है, वो एक्चुअली यूफ्यूज अ रिच एंड हैंडसम एथेनियन यूथ होता है, एथेंस का यूथ होता है, और उसको अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से ही प्यार हो जाता है, और फाइनली वो गर्लफ्रेंड छोड़ करके किसी तीसरे के पास चली जाती है। ये पूरी तरीके से फीमेल्स पर, विमेन पर कमेंट किया था जॉन लिली ने अपने पहले बुक में एनाटमी ऑफ विट में, जहां पर द वुमन द लेडी जिल्ड्स बोथ द लवर्स, द प्रीवियस वन एंड द सेकेंड वन एंड गोज विद द थर्ड वन। और जो सेकेंड यूफ्यूज था, मतलब पहली वाली जो स्टोरी है वो एथेनियन स्टोरी है, और दूसरा वाला जो है वो इंग्लैंड वापस आ जाता है, और यहाँ पर वो उन्हीं वेमेन की प्रेज करता है, अप्रिशिएशन करता है। मतलब दो नॉवेल्स में उसने दो चीजें दिखाई कि एथेंस में था तो कैसा कैरेक्टर है, और इंग्लैंड में आ गया है तो अब कैसा कैरेक्टर हो गया है। क्लियर? तो ये जो है उस पर दोनों ही नॉवेल ये बेस्ड थी। एक दूसरा भी नॉवेल जो है राइटर था इस यूनिवर्सिटी बिट्स में, और जिसका नाम था टॉमस नैश। और टॉमस नैश की एक बुक थी क्या, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और उसका एक मेन नाम भी था। जरा बताइए उस अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का नाम क्या था? ये टाइटल आर करके है, और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और ओरिजिनल इसका नाम क्या था बताइए? वेट कर रहा हूं, वेटिंग फॉर योर गोल्डन आंसर।
द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये पूरा नाम था, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। चलिए कोई नहीं, अब देख लीजिए, ये थॉमस नैश का वर्क है। और ये एक पिकरेस्क नॉवेल है। पिकरेस्क नॉवेल का मतलब क्या होता है? पिकरेस्क एक वर्ड होता है पिकारो। पिकारो का मतलब होता है रोग, और रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब होता है वैंडरलस्ट। एडवेंचरर होता है पिकारो, जो अपनी लाइफ एडवेंचरस तरीके से बिताता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रोम करता रहता है, एंड अर्न्स हिज लाइवलीहुड थ्रू हिज एडवेंचर। उसको पिकरेस्क नॉवेल कहा जाता है। और ये द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो है, टाइटल से देखिए, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है, ही कीप्स ऑन ट्रेवलिंग, और वो पिकरेस्क नॉवेल, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पिकरेस्क नॉवेल है। दो तब तक नॉवेल का कोई टर्म नहीं आया था, इसलिए तब इसको पिकरेस्क की कैटेगरी में इसको नॉवेल नहीं कहा जाता था। ऐसे वर्ष तो तब रोमांस कहा जाता था, और ये वैसा ही एक रोमांस है। क्लियर? यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में आपको बहुत कुछ अब जानने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में जो आएगा क्वेश्चन वो इतने में से आ जाएगा, और खास करके आपके पेपर में जो आता है वो यही आएगा कि इसमें से यूनिवर्सिटी बिट्स कौन नहीं था। हम थोड़ा डिटेल इसलिए बता दे रहे हैं आपको कि अगर कहीं पेपर टफ आ गया तो इसी में से आएगा। ठीक है? और अब यूनिवर्सिटी बिट्स के आगे शेक्सपियर है। शेक्सपियर की वीडियोस देखना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम कहां पर आएंगे? हम आएंगे बेन जॉनसन के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर, कल बात करेंगे उसकी, और फिर कैरोलिन पोएट्री पर, मेटाफिजिकल और कैविलियर पोएट्री पर। राइट? थैंक यू very much for your patience, for joining with me, या for joining me you could say, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अपनी क्लास के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल सेम टाइम पर।